वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज की जो बड़ी खबर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बहुत अच्छी खबर, और वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को आज अदालत ने बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनकी एवन फील्ड में उनको सज़ा दी गई थी 2017 में, माफ़ करिएगा 2018 में, आज उनको उसमें बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो थे ये डिवीज़न बेंच को हेड कर रहे थे। नवाज़ शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे अपनी टीम के हमरा, उनकी अपील सुनी जा रही थी। केस की समाअत के दौरान जो नवाज़ शरीफ साहब के वकील हैं उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स जो हैं जितनी भी सामने आई, चाहे वो JIT की थी या NAB की थी, कहीं भी प्रॉपर्टीज़ की जो मालियत थी वो सामने नहीं बताई गई, और ये भी नहीं बताया गया कि नवाज़ शरीफ का ताल्लुक़ क्या है इन प्रॉपर्टी से, उन्होंने कभी भी इनको ओन किया है या नहीं किया। जो जजेस थे उन्होंने NAB से इन सब आर्ग्यूमेंट्स पर ये भी कहा कि क्या आप ये सब नोट कर रहे हैं, ये बहुत अहम बातें हैं, जिस पे NAB के वकील ने कहा जी सर मैं नोट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर जजेस ने उनसे ये भी पूछा कि आपके हाथ में तो कलम ही नहीं है, और अदालत में सब हंस भी पड़े इस बात पर। फिर जो मरीम नवाज साहिबा को जब बरी किया गया था इस केस में से जो फैसला आया था वो भी पढ़ के सुनाया गया। NAB की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर आर्ग्यू कर रहे थे उन्होंने ये बताया कि ये जो रेफरेंसेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से दायर किए गए थे, और इस पे जजेस ने उनसे ये भी पूछा प्रोसिक्यूटर से कि क्या आपकी ये मजबूरी थी इनको दायर करना, तो और यही जजेस ने कहा कि हमें समझ आ रहा है कि ये आप लोगों की मजबूरी थी कि इन्होंने आपको ये दायर करने पड़े केसेस, और फिर ये फ़ैसला जो था वो दे दिया गया। नवाज़ शरीफ साहब से ऑब्वियसली वहाँ जितने सहाफ़ी खड़े थे उन्होंने बात भी की और पूछा भी उनके तासुरात। जब ये फ़ैसला आया तो उन्होंने कहा कि मैंने अदालती फ़ैसले पर के जो मामला थे वो अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह ने आज सुरखरू किया, और उन्होंने कहा कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस जिसमें ऑब्वियसली उनकी सज़ा अभी कायम है, उन्होंने कहा उसका मामला भी मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ। ऑब्वियसली पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने मुबारकबाद भी दी इस सारे मामले पर नवाज़ शरीफ साहब को। और अब देखना ये है कि किस तरह क्या इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ साहब के जो बाकी भी इस तरह के लीगल मसाइल हैं वो इतनी ही स्मूथली जो हैं रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, और अगर होंगे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से इस पर क्या उनको PMLN को मुबारक दी जाएगी या लेवल प्लेइंग फील्ड का एक दफ़े फिर जिक्र होगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अब नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद, हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। नासिर साहब और राना साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मलिक असद साहब से पहले आज अदालत का थोड़ा सा अहवाल पूछ लें, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी असद साहब, अब कैसा रहा आज कोर्ट में माहौल, बताएं किस तरह सारा मामला, काफ़ी लग रहा है एटलीस्ट हमने तो जो देखा स्मूथली इट प्रोग्रेस्ड। जी बहुत शुक्रिया। इसमें जब ये अपीलें रिवाइव हुई थी तो उस वक्त भी जो मेरा ख्याल था कि ये 2 या 3 हेयरिंग्स जो हैं इसमें लगेंगी, और आज जब समाअत शुरू, क्योंकि जो नवाज़ शरीफ साहब के वकील हैं अमजद परवेज़, वो गुज़िश्ता जो समाअत थी उसमें उन्होंने तकरीबन 80% उन्होंने अपने 80% आर्गूमेंट्स अपने उन्होंने दलाइल दे दिए थे, और आज उन्होंने कुछ साइटेशन वगैरह जो पुराने को अदालती फ़ैसले थे इनसे मुतालिक वो उन्होंने उसके बारे में बताया था। आज भी उन्होंने जो बहस वगैरह की तो अदालत जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये शुरू में दी थी कि बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें NAB जो है वो साबित करने में नाकाम रही। एक तो ये था कि जो नवाज़ शरीफ साहब है उनकी मलकियत उस जगह की, कोई टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, कोई रजिस्ट्री होती है, कोई डॉक्यूमेंट होता है उनके नाम का, या उनका कब्जा वहाँ पे वो भी नहीं, उसका भी कोई प्रूफ नहीं दिया। फिर इसके अलावा वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत क्या थी, फिर उसकी एवेल्युएशन क्या थी, कि उसके फिर उसको उनके जो नॉन सोर्सेज से जो ज़राए आमदन थे उससे उनको का कंपैरिजन होता है कि आपके तो इतने पैसे थे तो आपने इतनी महंगी, वो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। एक मफरूज़ों पे उस पर ये सारा केस चलाया गया। तो आज भी ये जब चीज़ें हो रही थी तो मेरा ये ख्याल था कि शायद ये नेक्स्ट हियरिंग पे चला जाएगा अभी आज, या फिर ये कंक्लूड कर देंगे। तो अचानक ही एक
सिचुएशन सी डेवलप हुई। और जब वो मरीम नवाज़ जो हैं उनके एक्विटल का ऑर्डर पढ़ रहे थे, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का एक रोल था, उसको जो है वो उन्होंने एक टेंटेटिव असेसमेंट थी, उसको एक वैसे उन्होंने एक उसका जायज़ा लिया था। तो उसका वो जब वो 3-4 सफ़े थे तो वो पढ़ना शुरू हुए, तो तकरीबन 15-20 मिनट लग गए उनको पढ़ते पढ़ते। तो इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो उन्होंने अचानक उनसे पूछा कि क्या ये जो आप जजमेंट आप पढ़ रहे हैं ये हमारे पे बाइंडिंग है? तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है उन्होंने कहा कि ये चूँकि कोर्ट की है तो आप इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी उनका, उन्होंने कहा लेकिन हम इसमें इस केस से तो उसका ताल्लुक नहीं है, आप ये जो अगर बता रहे हैं तो उसमें अगर हम मरीम नवाज़ को बुला लें तो नोटिस कर दें तो फिर अभी ये बातें हो रही थी। तो उन्होंने नैब वालों से पूछा कि आप बताएं कि आपका इस जजमेंट के बारे में क्या ख्याल है। तो नैब वाले शायद वो 3-4 हेयरिंग से मुसलसल आ रहे थे, थोड़े तंग भी नजर आ रहे थे। आज आदत नहीं है नैब वालों को इतनी रेगुलर आने की, इतनी रेगुलर नहीं, वो आज वैसे भी थोड़े तंग थे बाहर, उनको सिक्योरिटी वालों ने आज बड़ी ज्यादा सख्ती थी क्योंकि गुज़िश्ता समात पे वो नून लीग के बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। तो इस दफ़ा वो उन्होंने कोर्ट के अंदर ही कहा था कि नेक्स्ट टाइम पे हम आपको इतने बंदे अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ 50 लोगों को आने देंगे। जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने ये बात की थी। तो आज वो काफ़ी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, 3-4 जो है अंदर ही हाई कोर्ट के अंदर नाके क्रॉस करके बहुत ज़्यादा नफरियात लगी हुई थी। तो वो नैब वाले भी आए, कोई लड़ झगड़ के अंदर आ रहे थे। तो हमने कहा अल्लाह खैर करे, आज नैब वालों को तो मूड ही थोड़ा सा ऑफ है। तो खैर वो जब नैब वालों से उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने एकदम कह दिया कि नहीं जी ये तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वो तो उन्होंने शुरू में कहा था ना कि हमने तो ये पीले जो रेफरेंसेस जो है वो डायरेक्शन थी हमारे पे, तो हमने तो मजबूरन किया। तो उन्होंने कहा जी इस बताएं कि जो मरीम नवाज़ की एक्विटल था जो उनको बरी किया गया था उस पर अपील फाइल नहीं की। उन्होंने कहा जी वो फाइल नहीं हुई है और वो जजमेंट अब जो है वो फाइनल हो चुकी है, वो तो उसमें अब हम बाइंडिंग है, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक। तो इस पे फिर उन्होंने वो राना साहब सर मुबारक को ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आई थिंक ये नवाज शरीफ का जो लीगली मसाइल थे वो एक हर्डल तो थे आप लोगों के लिए। तो आज हम ये कह सकते हैं कि जो पहला हर्डल था या ऑब्स्टिकल था वो तो क्लियर हो गया है। अब एक ही जो है केस उसमें सजा बाकी है, वो भी आई सपोज आप लोग उसमें भी पसू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें खैर मुबारक। और बिल्कुल देखें पाकिस्तान के अंदर अगर नैब की बात की जाए तो नैब को हमेशा एक आला और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है और 2017-18 में बदकिस्मती से ये इस्तेमाल अरूज पे था क्योंकि एक एजेंडा था, एक प्लानिंग थी, एक मूवमेंट थी कि आपने मियां नवाज शरीफ को टारगेट करना है, PMLN को टारगेट करना है। और बेशक उनका नाम पे नामा में नहीं है लेकिन उनको हमने इकामा जैसी चीज़ पे भी निकाल देना है और उनको बगैर किसी करप्शन के सबूत किए हमने सज़ा भी देनी है। तो डेफिनेटली आज जो कार्रवाई हुई है उससे मियां साहब जो हैं वो सुरखरू हुए। लेकिन ये एक कहानी है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का क्या हाल है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो किस तरह की जाती है और फिर उसका नुकसान जो है आम पब्लिक में उनके परसेप्शन पे कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाती है, वो सब सवाल वो उठते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से हमें सीखने की ज़रूरत है कि अब कोई फर्दर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए और इदारों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, इदारों का आपने जिक्र किया, अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया, विक्टिमाइजेशन का जिक्र किया। तो सर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ हो रहा है, क्या आप उसको भी इसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी कहेंगे, इदारों का इस्तेमाल कहेंगे? देखिए जो PTI है वो आज के दिन तक ये कहती है, अभी मैं कुछ दिन पहले उनके जो अभी वाइस प्रेसिडेंट बने रिसेंटली वो मुझे कह रहे थे कि 9 मई को 25 लोगों की हलाकतें हुई। तो ऐसी एक हलाकत वो साबित नहीं कर सके लेकिन वो बरमला प्रोपेगेंडा करते हैं, नफरत के बीच बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ये 9 मई का वाकया जो है हमारे खिलाफ साजिश है, जबकि उन्हीं के पार्टी के मेंबर फौजी पतलूने गाड़ी में खड़े होकर लहरा रहे थे। तो बदकिस्मती से जो रूट बट अगर आप इजाजत दें कि 9 मई को छोड़ के भी बहुत से केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में, मैं तो उनका जिक्र कर रही थी, अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया था। जी हमारे पे हमें वो इल्जाम देते हैं कि हम अमेरिकन साजिश
में मुलव्विस थे और फिर हमने उनकी हुकूमत गिराई फंडिंग लेके अमेरिका से, और वो उसका सबूत एक साइफर देते हैं। तो जब वो इस तरह की सियासत करेंगे और उस पर नदामत नहीं शो करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि मेरे से आप कोई एक्सपेक्टेशन रखें कि मैं कहूं कि ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इनको जो है वो बिल्कुल खुली आजादी तो होनी चाहिए। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया था तो मैंने तो सिर्फ उस हवाले से पूछा था। मैं तो वो वाले केसेस मेरा ख्याल है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी उनके साथ एक न्यूट्रल तरीके से होनी चाहिए, लेकिन जब न्यूट्रल तरीके से चीजों को देखा जाएगा तो पता चलेगा कि साइफर पे प्रोपेगेंडा भी झूठा था, 9 मई के वाकयात में भी वो मुलव्विस थे। फिर वो फेस करें फिर इन चीजों को, और वो आज भी अपना स्टांस जो है, उनका जो स्टांस है। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं नासिर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। जी नासिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल कुछ खास हमने देखा नहीं नवाज शरीफ साहब के केस पे। आप लोग इसको किस तरह देखेंगे? जैसे राना साहब ही जिक्र कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी को हमेशा इस्तेमाल किया गया है और अब ये कोर्स करेक्शन हो रही है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, बिल्कुल राना साहब सही कह रहे हैं और इसी तरह के केसेस हमेशा बनाए जाते हैं, फिर उनको बहुत हाइप दी जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसको बहुत अरसे से फेस कर रही है, और उस वक्त खैर से हमारे ऊपर जो केसेस बनाए गए वो नून लीग की तरफ से बनाए गए थे। बाद में जब नून लीग पर पीटीआई वालों ने बनाए तो वो परेशान हुए। फिर अब तो पीटीआई वालों के बस बनते हैं तो वो कह रहे हैं, उनकी तरफ से भी कई दफा नैब के लिए इस तरह की बात आती है। तो मुझे वो एक शेर याद आता है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जब खुद पे गुजरे तो लोग समझे। तो अब इनको समझ में आई है। लेकिन मैं इस बात पे वजाहत कर दूं, जो आज का फैसला आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह है कि हम समझते हैं कि मियां साहब पर ये केसेस, या जिसमें उनको नाअहल करार दिया गया था बेटे से तनख्वाह न लेने पे, या ये जितने केसेस हैं ये ऐसे ही बनाए गए थे। और इस तरह के केसेस हमेशा बनाए जाते हैं, जो गलत बात है। और हम मुबारकबाद देते हैं PMLN वालों को कि उनके जो लीडर हैं वो इस केस से, जो एक झूठा केस या जो कुछ भी था, उससे आज अगर आज़ाद हुए, बरी हुए, सुरखरू हुए, तो हम पॉलिटिकली तौर पर बिल्कुल इस बात के हामी हैं कि वो एक गलत केस था और इस तरह की रवायत नहीं होनी चाहिए। और ये आज अच्छा फैसला आया है। नासिर साहब तो सर लेकिन इससे एक चीज साबित हो गई कि जो पीपल्स पार्टी का स्टांस शुरू से रहा है कि इस तरह के केसेस, झूठे केसेस बनाए जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पर तो इतने केसेस बनाए गए कि उन्होंने 14 साल कैद काटी है, 14 साल 7 माह। और इसी तरह और चीजें, तो ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और अब ये के सामने आ जाना चाहिए कि वो जो एक मिसपरसेप्शन फैलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, वो किसी वक्त तो होता है कि जी अरबों रुपए के आगे। कभी कभी तो मुझे याद है कुछ केसेस, वो शर्जील साहब पर झूठे केसेस बनाए गए, फिर वो आसिम साहब पर झूठे केसेस बनाए गए। उतना उन महकमों का बजट नहीं होता जितने उनके ऊपर लगा दिए गए कि जी इतने इतने अरबों रुपए इनकी तरफ है। या ये सारी चीजें कब बने ये केसेस शर्जील साहब पे और आसिम साहब पे? जी मैं बता चुका हूँ ना, ये सारे खैर से नून लीग की गवर्नमेंट में बने थे। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो इसी पे तो मैंने आपको शेर सुना दिया। जी जी। तब तो सब कहते थे कि ये इदारे बहुत ठीक हैं, ये सब कुछ सही हो रहा है, और जब खुद पे बने और बाद में ये तसलसल रहा तो अब सब कहते हैं कि ये चीजें गलत हैं। तो जब खुद पे गुजरती है तो तब पता चलता है। असद साहब वेरी क्विकली सर ये बताइएगा कि अब नवाज शरीफ साहब के लीगल चैलेंजेस आगे, एक अब अल अजीजिया ही रह गया है, एक अल अजीजिया है और उसका एक क्या स्टेटस है? अल अजीजिया रेफरेंस जो है उसमें वो थोड़ा सा वीक भी इस वजह से है कि उसमें वो जो जज साहब थे अरशद मलिक साहब, उनकी कोई वीडियो आ गई थी और वो उसमें उन्होंने कहा जी कि वो इधर से तार खींचते हैं, उधर से खींचते हैं, साज अपनी मर्जी का निकलते हैं। इस किस्म की उनकी कन्फेशन भी थी। फिर उसमें उनको यहाँ से हटा दिया गया, OSD बना दिया गया लाहौर में। फिर बेचारे फोत हो गए। तो वो फोत भी जब हुए थे तो उस वक्त भी OSD थे, उनसे जुडिशल पावर्स जो है वो ले ली गई थी। तो इस लिहाज से ये वाला केस तो उनका ज़रा, वो जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका ये अल अजीजिया का इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा। लेकिन उसके साथ एक और भी केस है जो कि तोशा खाना की गाड़ी का है एक, जिसमें जरदारी साहब भी हैं और गिलानी साहब भी हैं।
खैर वो भी केस इतना, अगर वो सुप्रीम कोर्ट की अगर वो जजमेंट आ जाती है नैब वाली, तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ जो उसमें उनका है जो स्टांस, जो उस पर वो डिफेंस वगैरह लेंगे कि वो बेसिक वो फेक अकाउंट के साथ उसको कनेक्ट किया गया था, तो एक वो केस है। लेकिन उसमें भी चूंकि इनको जो गाड़ी मिली है वो 96 मॉडल की मर्सिडीज थी, तो जरदारी साहब के पास नए मॉडल की 2 गाड़ियां आ गई थी, इनको एक गाड़ी मिली थी वो, लेकिन उस वक्त इनकी हुकूमत भी नहीं थी, पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं करते थे, तो इस लिहाज से इनका वो केस जो है वो इतना, उस पर भी ट्रायल भी जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। जी राणा साहब, सर आज MQM से दोबारा मुलाकात हुई है PMLN की। सर बहुत ऑब्वियसली तफसील से कुछ सीट्स जीतने का भी जिक्र हुआ, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से भी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर, बट कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं आई कि कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, कोई इलेक्टोरल इत्तेहाद होगा। एग्जैक्टली हाउ आर द टू पार्टीज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड? देखिए, सबसे पहले तो MQM की एक बड़ी दरीना डिमांड है लोकल बॉडीज के हवाले से। उनकी ख्वाहिश है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिलना चाहिए है लोकल बॉडीज को, जिसमें 2 चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। एक तो कंटिन्यूटी ऑफ लोकल बॉडीज और दूसरा ऑटोनॉमी ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, कि वो किसी के ऊपर जो है रिलाय ना करना पड़े कि उनको पैसे मिले ना मिले, ये 2 चीज़ें। तो इसके अंदर तो काफ़ी हद तक एग्रीमेंट है। PMLN भी समझती हैं कि जो थर्ड टियर है पॉलिटिक्स के अंदर, वो लोकल बॉडीज को मैच्योर करने की ज़रूरत है। और फिर देखिए, बाकी भी उनकी ये ख्वाहिश है कि नेशनल एजेंडे के ऊपर भी कुछ आपकी बात काट रही हूँ, वक्त जरा कम है, बट अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो आप ये कमिटमेंट तो नहीं कर सकते उनको। लेकिन आप ये तो एग्री कर सकते हैं ना कि आप इस मकसद के लिए उनके साथ कोशिश करेंगे और जहां तक हो सका कंसेंसस डेवलप करेंगे। तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दे सकते कि ये चीज़ हो जाएगी जब आपके पास उतनी पावर ना हो या उस तरीके से आपका नंबर ऑफ सीट्स ना हो, लेकिन आप एक वर्किंग रिलेशनशिप के ऊपर और एक एजेंडे पे जरूर एग्री करते हैं कि यू विल वर्क टुवर्ड्स इट। तो इसी तरह दीगर उनके नेशनल एजेंडा के ऊपर वो कुछ चीज़ों पे वो समझते हैं कि जो है वो चीज़ें हमें एग्री कर देनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, आपके सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो। तो उसके ऊपर बातचीत उनसे चल रही है और बिल्कुल उसके अंदर फिर सीट एडजस्टमेंट भी जो है उसके ऊपर भी हमारी उनसे बातचीत जरूर होगी। लेकिन अभी टाइम मौजूद है इन चीज़ों को फाइनलाइज होने में। बात यह कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, एक वर्किंग रिलेशनशिप बन चुका है, कमेटीज फॉर्म हो चुकी हैं जिनको एजेंडे मिल चुके हैं जिन पे काम करना है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ काम करने। यानी कि आप लोगों की जो, जिसको अगर मैं उसको बहुत सिंपल टर्म्स में करूं, कि आप लोगों की दोस्ती अब पक्की हो चुकी है, मगर दोस्ती किन टर्म्स पे हुई है, ये टर्म्स आपने अभी वर्कआउट करनी है। देखिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, उसके ऊपर वो समझते हैं कि हमें कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट करनी चाहिए है, रिफॉर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट करनी चाहिए है, और उस पर वर्किंग जो है कमेटीज बन चुकी हैं, और बाकी सीट एडजस्टमेंट भी मुमकिन तौर पे आगे हो जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। नासिर साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद को किस तरह देख रही है सर? खास तौर पे आज शाजिया मरी साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने फिर एक दफे इशारा किया कि इलेक्टेबल्स को प्रेशर किया जा रहा है। कौन से इलेक्टेबल सर, और क्या प्रेशर डाल रहे हैं? क्या ये MQM के साथ इत्तेहाद को तो आप नहीं बात कर रहे होंगे, किस चीज की बात कर रही थी वो? देखिए, ये उन्होंने एक तासुर की बात की होगी मोहतरम शाजिया मरी साहिबा ने, लेकिन अभी आप बात कर रही थी MQM और PMLN के इत्तेहाद का, तो हम इस इत्तेहाद को वेलकम करते हैं। 100 बिस्मिल्लाह जी, बनाए। हम तो पहले भी ये इत्तेहाद बनते रहे हैं, हम बिल्कुल इनसे खाइफ नहीं है। और जो ये बात कर रहे हैं, आपने जो बात पूछी बल्दियाती सिलसिले की या इख्तियारात की, वो ऑलरेडी हमने कानून साजी की है। वो जो PFC की बात करते हैं कि जी NFC के बाद PFC नहीं बना, उसका भी हमने अप्रूव कर दिया है। और भी जो 140A के तहत जो हमारे जो पैनल है या लॉ जो लीगल हमारे लोग हैं जो उसकी करते हैं तशरीह कह लें, उसके तहत तो हमने वो इख्तियारात दे दिए हैं और वो कानून साजी हो चुकी है। PFC की बात थी, उसमें भी हो रहा है, तो अच्छी बात है अगर इस तरह के अगर एग्रीमेंट कोई भी करते हैं PMLN की। लेकिन आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि ये सब सूबाई वो है, और सूबे में तो ऐसा सच ऐसी कोई चीज नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई अच्छी चीजों का इनका
होगा कोई एग्रीमेंट और ये उस वक्त जब कोई बात करेंगे तो हम अच्छी चीजों को जरूर अच्छा, तो सर फिर आपकी बातों से नासिर साहब मुझे समझ ये आ रहा है कि जब से जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया है तो अब आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं शादिया मरी साहिबा ने भी बस यूं ही बात कर दी। देखिए मैं अर्ज कर दूं, लेवल प्लेइंग फील्ड से ये अक्स कर लिया गया कि हम कोई फेवर मांग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना सर। चेयरमैन बिलावल, हमने समझा ये कि आप लोग PMLN की तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, जी जी बिल्कुल। हम देखिए वो हमारा अब ये जो मैं आपको बात कर रहा था कि अगर हमने उनके केसेस को गलत समझते हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हमारे कोई इख्तलाफात खत्म हो गए हैं सियासी तौर पर PMLN से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ एक अपने तौर पर एक हमारी जो पॉलिसी है वो आपको बता रहा हूं। आपके PMLN से सर वो तो अभी मैडम वो तो आप देखेंगी, अभी इंतखाबात हम पहले जब साथ रहे हैं तभी एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात लड़े, हमने आजाद कश्मीर। नहीं सर, मैंने कहा कि अब आपके इख्तलाफात हैं क्या PMLN से? जी वही, हर किसी का अपना अपना मौक़िफ़ है और इलेक्शन में हम एक दूसरे के सामने जाहिर है इलेक्शन लड़ेंगे और हम अपनी बात समझते हैं कि हमारे पास ज्यादा सीटें होंगी, वो अपनी बात कर रहे होंगे। अलायंस आप वो जो बिलावल साहब बात करते रहे लाडले की और फैसिलिटेशन की, देखिए वो एक तासुर आ रहा है ना कि जी इस तरह की तासुर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब तासुर दे रहे हैं सर। नहीं, बिलावल भुट्टो साहब तासुर नहीं दे रहे। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब की सुन लें, बिलावल भुट्टो साहब तासुर नहीं दे रहे। बिलावल भुट्टो साहब खुल के कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों को इनको खुद PMLN वालों को इज्तनाब करना चाहिए कि लोगों को ये महसूस हो रहा है कि जी इनको दोबारा लाडला बनाया गया है। सुन ले मेरी बात, कि इनको दोबारा लाडला बनाया गया। हम तो कहते हैं कि PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, जिस पे कहा जाता है कि जी ये पता नहीं इत्तेहाद हो रहा है PTI से। हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा उनके साथ, हम अपना अलहदा से इलेक्शन लड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड चेयरमैन साहब कह रहे हैं सबके लिए यकसा होनी चाहिए। हमने अच्छा कभी कोई अगर आप इजाजत दें आखिरी सवाल पूछ लूं। जी जी सर ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल अब क्वेटा में तकरीर करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब भी करेंगे। सर क्या बिलावल साहब फिर लाडले की या लेवल प्लेइंग फील्ड की कल आप बात करेंगे? जी बिल्कुल, देखें जहां जहां इस तरह का इशू है, जहां पे हम समझ रहे हैं कि इस तरह गैर जरूरी फेवर दी जा रही है, तो वो तो हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करता हूं कि मीडिया बिल्कुल ये बात करे जो हम बात करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बात भी हाईलाइट करनी चाहिए कि ये भी पीपल्स पार्टी का ही मौक़िफ़ है कि मियां साहब को गलत सजा दी गई बेटे से तनख्वाह ना लेने पे। और जब इनको ये, हमें तो अभी ये इल्जाम लग रहा है कि हम मियां साहब के आने पे बड़े परेशान है। भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने तो बारहा कहा कि मियां साहब आए यहाँ पे आके अपना जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसको शुरू करें। और उनके आने पे प्रेसिडेंट साहब और हमारी रहनुमा ने उनको वेलकम किया, उनको कॉल की कि भाई आप अपने मुल्क में आए हैं और आप अपना ये जो एक्टिविटी है शुरू करें। बिल्कुल ठीक। राना साहब 30 सेकंड्स हैं सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नासिर साहब बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, राना साहब से कमेंट ले लूं अगर आप इजाजत दें। 30 सेकंड्स राना साहब। देखिए PMLN हर लिहाज से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस चाहती है और समझती है ये लाजिम है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। और PMLN वोट को इज्जत दो के नारे पे आज भी खड़ी है और हमारी ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है और ना हम समझते हैं कि अदारों को सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ है। बाकी जो इल्ज़ामात हमारे पे लग रहे हैं हम उनको समझते हैं कि क्योंकि एक दूसरे से मुकाबला है, कंपटीशन है, तो इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो सियासी नैरेटिव के लिए बनाए जाते हैं। तो इनका मुकाबला हम अपनी भरपूर मेहनत से, अवामी राब्ते से इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है नए इलेक्शंस करवाने पार्टी में। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के हिस्से में अब जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं। ECP की तरफ से नोटिस आ गया उनको जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, और 20 दिन में ऑर्डर दिया गया कि वो इलेक्शंस दोबारा करवाएं। आज फाइनली बहुत पहले तो हमें मुख्तलिफ और कॉन्ट्रडिक्टरी बयान जो थे पार्टी की तरफ से
वो सुनने में मिले। आज अली ज़फ़र साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम नए इलेक्शंस करवाएंगे और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। इस सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर रहे हैं ये सूबाई कैबिनेट में। वेलकम टू द शो सर। जी झगड़ा साहब बताइएगा सर, इतनी कन्फ्यूजन रही, कभी आपका कोई लीडर कहता था कि खान साहब ही चेयरमैन रहेंगे, कोई कहता था हम नए इलेक्शंस करवा रहे हैं, व्हाई द कंफ्यूजन सर? देखिए, कंफ्यूजन पे शायद बात करना काम मुनासिब हो, क्योंकि आपकी बात ठीक है, ये कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन शायद जब आप सारी पार्टी को गैर कानूनी तौर पे अंडरग्राउंड कर दें तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जो है वो बन जाएगी। मैं बस 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान थे, हैं और रहेंगे। ये जो सारा ड्रामा हुआ है जो इलेक्शन सर, अगर आप मुझे इजाजत दें यहाँ आपको टोकने का, कि ये बात आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी की, आपने भी की, आगे इलेक्शन कमीशन जो है वो एतराज़ात कर रही है आपके इलेक्शंस पे। अब आप लोग जब बीच में इस किस्म की डायलॉग बाजी करेंगे तो वो फिर आपके वो लगेगा कि आप इलेक्शंस जो हैं वो सिर्फ एक सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है इलेक्शंस करवाने के लिए, आप सिर्फ खामखा में वो जो कहते हैं ना लिखत पढ़त पूरी करने के लिए इलेक्शन करवा रहे हैं। नहीं, इसमें मैं डिसएग्री करता हूँ, इसमें बहुत फर्क है। और हमारे पास एक बड़ी अच्छी मिसाल भी मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब जो मेरे ख्याल में रहबर या पता नहीं क्या जो है वो इलेक्ट हुए थे। खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर होंगे, लेकिन चेयरमैन उन्होंने खुद ही बता दिए। अच्छा, अब इसमें मेरे ख्याल में ये कॉन्ट्रास्ट करना जरूरी है कि एक पार्टी ऐसे है जहां पे जब वो लीडर भी होते हैं और चेयरमैन भी होते हैं तो प्रेसिडेंट भी फैमिली से और फाइनेंस मिनिस्टर भी फैमिली से और चीफ ऑर्गेनाइजर भी फैमिली से और सीएम पंजाब भी फैमिली से। और शायद बहुत लोगों का ये ख्याल था कि व्हेन पुश कम्स टू शव तो खान साहब भी फैमिली से किसी को देंगे। आप देखें एक प्रोफेशनल वकील को जो कि पार्टी के साथ 2-3 साल से काम कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर से ज्यादा माइल्ड मैनर, ज्यादा शरीफ इंसान हो नहीं सकते थे। अवाम को ये सही पता होना जरूरी है कि ये इमरान खान की पार्टी है। लेकिन जो आपने बात की उसमें भी सदाकत है। अगर लोगों को टेक्निकली एक -1 चाहिए था कि इमरान खान जो है वो पार्टी के चेयरमैन ना रहे, तो देखें हो गया। इसका मतलब कि कल से हमारे जलसों पे भी पाबंदी खत्म हो जानी चाहिए। ये इलेक्शन की जो अफवाहें हैं कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाना चाहिए। बैट का सिंबल भी मिल जाना चाहिए और 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम क्या सोचते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इतवार हफ्ते के दिन वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा करवाएंगे ईसीपी के ऑर्डर के बाद। झगड़ा साहब सर ये बताइएगा कि जैसे पहले भी आपसे पूछा कि क्या आप लोगों ने जब ये फैसला किया और मुशावरत हुई, आप लोगों को कोई खदशा था कि इस तरह आप एक तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब लीडर भी हमारे हैं वो रहेंगे, फिर बैरिस्टर गौहर साहब का नाम कि ये जो इलेक्शंस होंगे इनके ऊपर भी ईसीपी दोबारा कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? तब आरिफा ये डिपेंड करता है कि हम कानून को फॉलो करते हैं या नहीं। अब अगर हम कानून को फॉलो नहीं करते तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो हर पीटीआई के लीडर के घर पे बगैर वारंट के छापा भी हो सकता है, फिर लोग गायब होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर सकते हैं। लेकिन एक एनकरेजिंग बात है कि जो ईसीपी 310 दिन केपी में इलेक्शन नहीं कर सकी और 320 दिन पंजाब में इलेक्शन नहीं कर सकी और शायद कोई 120 दिन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कर सकी, वो कम से कम पीटीआई को मैक्सिमम 20 दिन दे देती है इलेक्शन का, 70 दिन अपने पास फैसला महफूज रखने के बाद। तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक है ना, दे कीपिंग यू ऑन योर टोज, अच्छी बात है। आप लोग भी बोर नहीं होते होंगे? नहीं, बोर तो बिल्कुल माशाल्लाह नहीं होते, इतनी एक्साइटमेंट है।
सर ये बताइएगा कि क्या आप लोगों ने, क्योंकि अली जफर साहब ने जब पहले इस गुज़िश्ता दिन उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और जब इस इशू पे बात की, जो उन्होंने खान साहब के साथ भी अपनी गुफ्तगू का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी में हम ये भी कंसिडर करेंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब को एक पोस्ट उनके लिए स्पेशल क्रिएट की गई, कायद पार्टी का बुलाया। क्या वॉज देयर एनी डिस्कशन विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं, उनके लिए कोई नई पोस्ट आप क्रिएट कर दें? जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, इमरान खान एज ए लीडर, उनकी जो पोजीशन है वो किसी ओहदे से नहीं जो है वो इफेक्ट होती। इस पे बात हुई और मेरे ख्याल में ये हो जाएगा, लेकिन इसको करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपने आइन में शायद चाहिए होगी। तो शायद ये इस हफ्ते के दिन ना हो सके जब इलेक्शन हो रहे होंगे, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि ये इलेक्शन हो। और मैं आपके प्रोग्राम का फायदा लेते हुए ईसीपी से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हम तो आपके ऑर्डर की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, कि किस वजह से पुलिस और सारी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें इतनी जज्बाती तौर से हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो ईसीपी से ये दरख्वास्त है कि पुलिस और सूबाई हुकूमत को डायरेक्ट जरूर कर दे कि ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है इसमें कोई दरार बड़ार ना लाए और इसको होने दे और इसको वो हैंडल कर। अच्छा सर ये बताइएगा कि ऑब्वियसली वाई बैरिस्टर गौहर, मतलब कि ऑब्वियसली ये सवालात भी उठ रहे हैं कि आपकी पार्टी में सीनियर सियासतदान भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं और दीगर रहनुमा भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब जेल से बाहर हैं और भी लोग। आप लोगों ने एक वकील को चूज़ किया, एक ऐसे वकील जो बहुत थोड़ा अरसा पहले आपकी पार्टी में आए हैं। अभी तक तो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे तो वो बैरिस्टर गौहर को एज अ वकील जानेंगे, नॉट एज अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान को बनाया भी एक वकील ने था। खैर देखिए, ऑनेस्ट बात, वो पार्टी को हेड करते थे सर और बड़ा अरसा वो सियासत करते रहे। तो मेरे ख्याल में उसको उनकी ऑनर में ही ले लें कि हम जो सारे वकला को एक मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानून और आइन कितना ज़रूरी है, क्योंकि शायद हमारे कुछ और कंपेटिटिव पार्टियों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पिछला साल तो उन्होंने लगाया है ये डिफेंड करने पे कि इलेक्शन क्यों नहीं होने चाहिए और आइन क्यों तोड़ना चाहिए, जिस पे बड़ी जबरदस्त जजमेंट मेरे ख्याल में। वैसे सर आप कासिम सूरी साहब की भी रूलिंग ना भूलें, वो आपके ऊपर भी, आप लोग भी जब पावर में थे तो आप लोगों के ऊपर भी इसी किस्म के इल्जामात लगते थे। आपको कासिम सूरी साहब की रूलिंग भूल गई है? नहीं, मैं तो एक छोटा सा सूबाई वजीर था, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने अपनी जो है वो इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके एक रूलिंग दी, लेकिन जो अदालत ने उस पर फैसला दिया उसका एहतराम करते हुए हम जो है वो नेशनल असेंबली से बाहर चले गए। लेकिन जब उसी अदालत ने जो है वो सूबों में इलेक्शंस का हुक्म दिया, तो शायद वो रूलिंग में जो पीएमएलएन और पीडीएम की सारी पार्टियों ने किया, तो उसने कानून के और अदालतों के एहतराम में जो पार्टियों का फर्क है वो शायद साफ जाहिर कर दिया। इससे शायद आप भी एग्री करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।